बराहो झील में पानी कमल तल खिल ही जाते हैं, दृढ़ विश्वास हो मन में हिमालय हिल ही जाते हैं। बुलंदी के सामने असंभव कुछ नहीं होता, कदम बढ़ते हैं चलने को तो रास्ते मिल ही जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं चिंतामणि कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 महीनों से ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पाई है, इस रिगार्डिंग आपकी तैयारी में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए चिंतामणि कोचिंग क्लासेस ने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शुरू किया है आप सबकी सेवा में। और हम सभी भी आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि अपन जो ये पढ़ने वाले हैं, सब चीज़ें, सेशन जो होने वाला है, इस सेशन को आप पूरा देखें और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, बात करते हैं आगे। सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो गणित विषय के बारे में आपसे बात करूंगा और स्पेशली रीट विषय, रीट एग्जाम जो आपका होना है उसमें गणित विषय जो है आपका, उस बारे में बात करेंगे अपन। क्या कि रीट का जो एग्ज़ाम है उसमें 150 अंक का कुल आपका पेपर होना है। उस 150 अंक में से 30 अंक जो है वो गणित विषय के निर्धारित है और 30 अंक में से 20 अंक जो हैं वो आपके प्योरली मैथमेटिक्स या कोर मैथमेटिक्स अपन कह सकते हैं, और 10 अंक जो हैं वो शिक्षण विधियों के हैं मित्रों। तो अपनों को जो बात करनी है फिलहाल, स्टार्टिंग जो करना है वो इस 20 अंक से करना है या 20 नंबर से करना है। 20 नंबर एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस 150 नंबर में। तो सबसे पहले बात करेंगे गणित में सिलेबस की बात करेंगे। गणित का जो सिलेबस है या पाठ्यक्रम जो है, उस पाठ्यक्रम को 4 इकाई में अपन डिवाइड कर सकते हैं, रीट लेवल 1 लेवल 2 दोनों का। इकाई 1 की अगर बात करें कि इकाई 1 के अंदर क्या है आपका, तो इकाई 1 के अंदर सबसे पहले आपका है जो है सामान्य गणित। सामान्य गणित जो है वो इस पूरी इकाई 1 के अंदर है। सामान्य गणित का मतलब क्या, जो बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, संख्या पद्धति, भिन्नांक, घातांक, गुणनखंड, बीजगणित, ये सारा पोर्शन जो आपका है वो सामान्य गणित यानी इकाई 1 में कवर करेंगे। इकाई 2 की बात करें, इकाई 2 जो है वो आपका है अंक गणित। इकाई 2 जो है वो अंक गणित का है। अंक गणित में औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, ये महत्वपूर्ण 5 टॉपिक हैं। 5 या 7 टॉपिक जो भी है वो सेकंड यूनिट में है। थर्ड की बात करें तो थर्ड जो है वो ज्यामिति से संबंधित है, ज्योमेट्री जिसे आप जानते हैं, ज्योमेट्री से संबंधित हैं। इसके अंदर आपका रेखा व कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त, और इसके अलावा समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल व आयतन, वो आपकी इकाई 3 ज्योमेट्री में पूरा कवर होगा। उसके बाद इकाई 4 या यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 जो है वो पूरा सांख्यिकी पे आधारित है, यानी स्टैटिक्स पे। यूनिट 4 जो आपकी है, ये यूनिट जो है वो सिर्फ रीट लेवल 2 वालों के ही है। लेवल 1 में इससे कोई सवाल नहीं आएगा। तो ये इकाई जो है सांख्यिकी वाली, वो सिर्फ अपने को रीट लेवल 2 के लिए पढ़नी है। लेवल 1 में इसका कोई सवाल नहीं आता है। लेवल 1 में इन 3 इकाइयों से ही प्रश्न बनते हैं मित्रों। तो ये 3 इकाई जो है वो महत्वपूर्ण है रीट लेवल 1 के लिए, और ये चारों इकाई की बात करें तो रीट लेवल 2 के लिए। अगर प्रश्नों की बात करें तो प्रश्नों की बात अगर सामान्य तौर पे अगर देखा जाए, हालांकि रीट का ऐसा कोई डिवाइड किया हुआ नहीं है कि 5 5 5 5, लेकिन अपन सामान्य तरीके से देखें 20 नंबर है और 4 यूनिट है तो 5 5 सबसे है। रीट लेवल 2 की बात कर रहा हूँ। लेवल 1 में ये 5 अंक यहीं पे एडजस्ट होते हैं। अब आगे बात करें कि अपने को शुरुआत कहाँ से करनी है। अपने को शुरुआत सामान्य गणित से, अंकगणित से, ज्यामिति से या फिर सांख्यिकी से, किससे करनी है, यह बहुत समझने योग्य बात है। देखिए, सामान्य गणित की बात करें तो सामान्य गणित आप में से अधिकतर लोग जो हैं वो पढ़ चुके हैं, जानते हैं, या थोड़ा बहुत आइडिया है बेसिकली। मैं इन सभी चीज़ों को आपको कवर कराऊंगा, पूरे सिलेबस को अपन कवर करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग जो करनी है वो ऐसे टॉपिक से करें जो अधिकतम विद्यार्थियों को समस्या उत्पन्न करता है, अधिकतम विद्यार्थियों की समस्या रहती है। अगर अपन बात करें सामान्य गणित, तो आपने वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल कहीं न कहीं कभी न कभी पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, सवाल सोल्व करे होंगे। अंकगणित में अगेन औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, ये सभी आप इनके बारे में जानकारी रखते हैं। 2 यूनिट बचती है ज्यामिति व सांख्यिकी।
अपन सबसे पहले बात करेंगे ज्यामिति के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में। और ज्योमेट्री के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो अपन देखेंगे। तो देखिए, ज्यामिति सबसे पहले शुरू कर रहे हैं अपन, या ज्योमेट्री। इसके अंदर सबसे पहले ये 4-5 चैप्टर को मिलाकर एक अकेली ज्यामिति बनती है। ज्यामिति को एक चैप्टर नहीं, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है वापस। उसमें सबसे पहला पार्ट इंपॉर्टेंट, रेखा व कोण। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं और यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे वो आगे आने वाले सभी चैप्टर में काम आएंगे जो भी ज्यामिति के अंदर है। कौन कौन से देखते हैं। रेखा व कोण इटसेल्फ अ चैप्टर। नेक्स्ट वन इज ट्राइंगल या त्रिभुज। उसके बाद अपन पढ़ेंगे चतुर्भुज, उसके बाद बहुभुज और अंत में वृत्त। यकीन मानिएगा ये 5 टॉपिक मैंने यहां लिखे हैं। कम से कम बता रहा हूं आपको मैं, कम से कम एक सवाल इन 5 टॉपिक से जरूर आएगा, कोई नहीं रोक सकता। कम से कम बता रहा हूं मित्रों, रीट लेवल 1 या 2 का पेपर आप 17 का देखेंगे, उससे पहले 14-15 में जो हुआ था उसको देखेंगे आप, तो कम से कम 5 से 7 सवाल यहीं से थे, यानी अधिकतम 7 सवाल भी आते हैं। बहुभुज से रीट लेवल में सवाल था, चतुर्भुज से 2 सवाल थे, त्रिभुज से 1 सवाल था, रेखा कोण से 1 सवाल था और वृत्त से भी 1 सवाल था। अगर आप देखेंगे तो 6 सवाल थे प्रीवियस एग्जाम में, जो लास्ट बार आपका एग्जाम हुआ था। तो 6 या 7 सवाल, अगर आप 7 नंबर या 7 अंक को समझें, अगर ज्यामिति से 7 अंक के सवाल अगर आने हैं तो 7 अंक का मतलब आपका हो गया 35% नंबर। गणित का 35% पार्ट आपका जो है वो ज्यामिति से आना है। ज्यामिति अगेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो ज्यामिति बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है आपके रीड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा ज्यामिति अगर आप सवाल देखेंगे ना, क्वेश्चंस जो देखेंगे या जो टॉपिक मैंने लिखे हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। इसको एडवांस मैथ्स कहते हैं। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन जनरली थोड़े टफ रहते हैं, लेकिन अपन पर्टिकुलर रीट एग्जाम की बात करें, रीट एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन या कैलकुलस वाले क्वेश्चन कम आते हैं। थ्योरेटिकल जो बेसिक क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पहले इसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा इसके क्वेश्चंस पे अपन नहीं जा सकते। तो सर शुरुआत अपन सबसे पहले करेंगे, वो करेंगे इसके बेसिक से। और सबसे पहले ज्यामिति का बेसिक है रेखा व कोण चैप्टर। रेखा व कोण जो अध्याय है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यामिति के अंदर। तो शुरुआत अपन सबसे पहले कर रहे हैं रेखा व कोण से। रेखा व कोण से अपन इसकी शुरुआत करेंगे मित्रों। अब चलते हैं सबसे पहले रेखा व कोण। ये आपका ज्यामिति का पहला अध्याय है, रेखा व कोण। अब रेखा व कोण के अंदर क्या क्या चीजें हैं, रेखा कैसे बनती है, कोण क्या होता है, रेखा क्या होती है, इसके अंदर क्या चीजें हैं, वो सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर अपन देखें तो वो है आपका बिंदु। ज्यामिति को समझने के लिए रेखा व कोण होने का पता होना जरूरी है। उसके अंदर रेखा किससे बनेगी या कोण किससे बनेंगे, सबसे पहले है अपना क्या, बिंदु। अब देखिए बिंदु क्या है, बिंदु की डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको क्या है। तो बिंदु देखिए क्या है, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कहते हैं आप, ऊंचाई, मोटाई ना हो, क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। क्या मतलब, एक छोटी सी आकृति बनाता हूं मैं, ये अब मैं जो आकृति बनाई है ये इसकी ना तो कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई ऊंचाई है, तो इस आकृति को अपन क्या कहेंगे मित्रों, बिंदु कहेंगे। तो बिंदु आपको समझ में आ गया, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई ना हो, क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है या पॉइंट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिंदु के बाद
अगला है रेखा। देखिए बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको रेखा व कोण की पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी के बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मैं नहीं जा सकता, पहले आपको थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। और यकीन मानिएगा रेखा व कोण से सवाल जो आता है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा आता है बनिस्पत की डायरेक्ट क्वेश्चंस के या प्रैक्टिकल सवाल के। थ्योरेटिकल सवाल कैसे आते हैं वो अपन थोड़ा 2-4 पॉइंट पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे, कौन कौन से थ्योरेटिकल सवाल अभी तक आए हैं और आगे आने की संभावना है। देखते हैं, चलते हैं रेखा क्या है। देखिए अभी अपन ने देखा था कि बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है, बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई ना है। रेखा, देखिए बिंदु समझ में आ गया आपको। अब रेखा की बात करते हैं। देखो बिंदु, एक सवाल पूछा था 2015 में कि किसी तल में बिंदुओं की संख्या कितनी हो सकती है। ये देखो थ्योरेटिकल सवाल है। अगेन किसी तल में बिंदुओं की संख्या कितनी हो सकती है, बिंदुओं की संख्या पूछ लिया, बिंदुओं की संख्या। तो तल का मतलब क्या होता है, समतल कह दें या तल कह दें, तो ऐसी आकृति जिसमें लंबाई व चौड़ाई हो, ऐसा सरफेस जिसमें लंबाई व चौड़ाई हो, क्या कहलाता है आपका, समतल कहलाता है या तल कहलाता है। अब देखिए ये पूरा व्हाइट बोर्ड है। यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड के अंदर क्या क्या है, एक तो आपकी लंबाई है, दूसरी क्या है, चौड़ाई है। तो ऐसी आकृति जिसमें लंबाई व चौड़ाई हो क्या कहलाता है, समतल कहलाता है। पहले उसको क्लियर कर लीजिए। समतल क्या, जिसमें लंबाई चौड़ाई है वो सब आपके क्या है, समतल है। अब यहां देखें कि किसी समतल में बिंदुओं की संख्या कितनी हो सकती है। तो आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप कोई समतल लें और उस पर बिंदु लगाएं, कितने बिंदु आप लगा सकते हैं। तो ये तो साधारण सी बात है कि सर हम तो इस इतने से जगह में अनंत बिंदु लगा सकते हैं, किंतु थोड़ी ही क्या। तो इसका मतलब समतल में बिंदुओं की संख्या हमेशा कितनी होगी, अनंत होगी। कितनी होगी, अनंत। ठीक है, तो इसी प्रकार ये अपना पूरा समतल है, इस पर बिंदुओं की संख्या कितनी है, अनंत है। तो मान लीजिए ये अनंत बिंदु है। यहाँ पर क्या है, बहुत सा अनंत बिंदु है और उन सभी अनंत बिंदुओं को मैंने आपस में मिला दिया, उन सभी अनंत बिंदुओं को मैंने आपस में मिला दिया जो एक सीध में है। तो इस प्रकार की एक आकृति प्राप्त हुई। मतलब मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु थे, इसके अंदर ये बहुत सारे बिंदु ऐसे बहुत सारे बिंदु इस पर थे। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर एक ज्यामितीय आकृति प्राप्त हुई मुझे। और उस ज्यामितीय आकृति में इंपॉर्टेंट बात क्या, उस ज्यामितीय आकृति में सिर्फ क्या है, लंबाई है, कोई चौड़ाई नहीं है, क्योंकि बिंदुओं को मिला रहे हैं और बिंदुओं में चौड़ाई तो है ही नहीं। बिंदुओं को एक सीध में मिला रहे हैं तो अपने को क्या मिल रही है, लंबाई मिल रही है। तो इसका मतलब रेखा क्या है, ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें सिर्फ क्या होती है, लंबाई, कोई चौड़ाई या मोटाई नहीं है। क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। ठीक है, तो रेखा की डेफिनेशन समझ लें अपन। इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई हो, कोई मोटाई ना हो, क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। अब रेखा की लंबाई की बात आ जाते हैं। अब लंबाई की बात कर रहे हैं कि लंबाई होगी, लेकिन लंबाई कितनी होगी ये भी सोचने योग्य बात है। तो देखो क्या करा अपन ने, इस रेखा पर कितने बिंदु थे, अनंत बिंदु थे। बिंदु कितने थे अपने पास, इसके अनंत बिंदु थे। तो इसका मतलब ये रेखा जो है वो अनंत से चल रही होगी। ऐसे अनंत बिंदुओं को अपन मिला लेंगे, बिंदु कितने हैं अपने पास, अनंत है। तो इसका मतलब रेखा की लंबाई कितनी होती है, अनंत। रेखा की लंबाई कितनी होती है, अनंत होती है, क्योंकि इस दोनों जो रेखा के सीधे हैं, इधर वाला उधर वाला, उसको आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं। उसको आप क्या कर सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब रेखा की लंबाई कितनी हो गई, अनंत हो गई। आपसे कोई पूछ ले कि 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, आप मना कर देना कि 5 सेंटीमीटर की रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि रेखा की लंबाई तो निश्चित होती ही नहीं है। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। तो यूं अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऐसी आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई, जिसमें सिर्फ लंबाई हो, कोई चौड़ाई ना हो, तथा लंबाई भी निश्चित ना हो। ऐसे लिख दीजिए, लंबाई भी निश्चित ना हो। तो
तो रेखा की डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है। रेखा क्या है? ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें सिर्फ क्या होगी, लंबाई, कोई चौड़ाई नहीं होगी, क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी। और लंबाई निश्चित नहीं है, क्योंकि लंबाई इसकी कहाँ से कहाँ तक है। अगर आप रेखा की लंबाई पता करना चाहें तो -∞ टू +∞ तक आपकी रेखा हो सकती है, क्योंकि सिरे तो इसके निश्चित है ही नहीं। सिरे से किधर भी जा सकते हैं, इधर भी इन्फिनिट, उधर भी इन्फिनिट, दोनों तरफ इसके क्या सिरे चलते रहेंगे। अब मान लीजिए एक सवाल पूछा गया था पहले, सीटेट का सवाल था, 2012-13 के आसपास पूछा था कि निम्न में से रेखा है, सिर्फ क्या पूछा, निम्न में से रेखा है, ऑप्शन क्या थे, देखिएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी, निम्न में से रेखा को प्रदर्शित किया जाएगा या निम्न में से रेखा है। तो देखिएगा ये 4 ऑप्शन थे। देखिए सवाल थ्योरेटिकल है, सवाल में कोई प्रैक्टिकल नहीं पूछा है कि गणनाएं करनी है, प्लस माइनस करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या पूछा है? सिर्फ रेखा क्या है या निम्न से रेखा कौन है। तो फिर से कॉन्सेप्ट क्या काम आएगा आपका? बेसिक काम आएगा। क्या? ऐसे इसमें क्या हो, लंबाई हो, चौड़ाई ना हो, और लंबाई भी निश्चित ना हो, क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी। अब यहां पर चलते हैं। अब देखो, इसको देखो आप, ये ए बी के ऊपर एक लाइन खींची हुई है, लेकिन इसके दोनों सिरे जो है ना वो रुके हुए हैं। दोनों सिरे क्या है इसके? रुके हुए हैं। दोनों सिरे रुके हुए मतलब लंबाई तो क्या हो गई? निश्चित हो गई। और रेखा की लंबाई कभी निश्चित नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि ये तो रेखा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि दोनों सिरे इसके रुके हुए या टर्मिनेटेड नहीं होने चाहिए। तो इसमें तो है, तो इसका मतलब ये रेखा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इस ऑप्शन पे, तीसरे वाले ऑप्शन पे ला जाते हैं। इसमें भी अगर अपन देखें तो एक सिरा रुका हुआ है, दूसरा सिरा अनंत की ओर है, या दूसरा सिरा कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये भी रेखा को प्रदर्शित नहीं करेगा। और डॉट का तो कोई मतलब ही नहीं बचता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के बारे में आप जाएं, सेकंड ऑप्शन के ऊपर देखें आप, ए बी के ऊपर क्या है? एक साइन बना हुआ है, और साइन में दोनों सिरे किधर है इसके? अनंत की ओर है। और रेखा की डेफिनेशन भी तो यही है, इसका कोई भी सिरा निश्चित नहीं होगा, और दोनों सिरे किधर होंगे? अनंत की ओर होंगे। क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी मित्रों। तो ये सवाल पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए। आप छोटे सवाल ही पूछेंगे आपसे, बहुत टफ सवाल नहीं आना है। फिर कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल सवाल कभी नहीं आएगा रीड स्तर तक के एग्जाम में। हमेशा आपको बेसिक सवाल आना जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो 1st to 5th और 8th तक है, और उसमें बेसिक चीजें ही पढ़ानी होती है आपको। तो आपसे बेसिक से ही पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। तो बिंदु समझ में आ गया और रेखा समझ में आ गई। रेखा के बाद एक दो बातें याद रखनी है। क्या? इसकी कोई एक तो इसका क्या, इसमें सिर्फ क्या होगी? लंबाई होगी, और कोई चौड़ाई या मोटाई नहीं होगी, और लंबाई इसकी निश्चित नहीं होगी। और दोनों सिरे, इसका ध्यान रखिएगा, दोनों सिरे किधर होंगे? इसके अनंत की ओर होंगे। दोनों सिरे किधर होंगे? अनंत की ओर होंगे। दोनों सिरे से किधर होंगे? अनंत की ओर होंगे। अब इसके आगे देखें, चलिए, तो बिंदु समझ में आ गया, रेखा समझ में आ गई, ये बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं अपन। इसके बाद चलते हैं तीसरे, किरण पे। किरण, जिसे आप रे के नाम से जानते हैं। किरण, अब एक बात समझना, रेखा के दोनों सिरे क्या है? अनंत की ओर है। दोनों सिरों में से कोई भी सिरा टर्मिनेट नहीं है। तो लेकिन किरण में ऐसा नहीं है। अब किरण में क्या होगा? कोई भी एक सिरा, किरण में क्या होगा? कोई भी एक सिरा निश्चित होगा, और दूसरा सिरा अनंत की ओर होगा। देखिएगा, तो एक सिरा निश्चित कर दिया और दूसरा सिरा मैंने अनंत की ओर अग्रसर कर दिया। इसका मतलब यह है कि ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसका एक सिरा निश्चित हो, दूसरा सिरा अनंत की ओर हो, क्या कहलाती है मित्रों? किरण कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा। तो एक सिरा क्या होगा मित्रों? एक सिरा निश्चित, टर्मिनेटेड, या जिसके बारे में जानकारी हो वो शुरू कहां से हो रही है, यूं भी कह सकते हैं। वो बिंदु, एक बिंदु पता हो कि शुरू कहां से हो रही है, दूसरा बिंदु अपने को नहीं पता कि कहां तक जा रही है, क्या कहलाएगी? किरण। एक सिरा निश्चित, दूसरा सिरा अनंत की ओर। तो अब ये मान लीजिए ए बी आपकी एक किरण है, एक सिरा निश्चित कर देंगे, ये रहा, और दूसरा सिरा अनंत की ओर भेज देंगे। ऐसे भी हो सकता है। और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप
नाम है, नाम तो आप कैसे भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप OP PQ वॉटेवर कोई नाम दे सकते हैं, ये ऐसे भी जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा। तो एक सिरा निश्चित, दूसरा सिरा अनंत की ओर, क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। बिंदु समझ में आ गया, रेखा समझ में आ गई, किरण समझ में आ गया। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक आना बहुत जरूरी है ज्योमेट्री आने के लिए। अगले आप देखते हैं रेखाखंड। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, खंड क्या लिखा है? रेखा खंड। खंड का मतलब क्या होता है? खंड बनाना मतलब टुकड़े करना बेसिकली। और टुकड़े मतलब क्या? मान लीजिए रेखा है पूरी एक, इसके मुझे खंड करना है, ये खंड कर दिए मैंने बहुत सारे इसके। अब आप खंड ABCD खंड ले लो, ABCD। इस ABCD खंड की अगर बात करूं, मैं ए खंड की बात करता हूं। मान लीजिए ए खंड की बात करते हैं, ए का शुरुआत आपको पता है ना, शुरुआत यहां से हो रही है, खत्म कहां हो रहा है? यहां। मतलब इसके दोनों सिरे आपको क्या है? ज्ञात है। इसके दोनों सिरे आपको क्या है? ज्ञात है। अगर किसी रेखा के दोनों सिरे अगर ज्ञात हो तो उसे अपन क्या कहते हैं मित्रों? रेखा खंड कहते हैं। यानी कि ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसके दोनों सिरे ज्ञात हो और उसकी निश्चित लंबाई भी होगी। अगर दोनों सिरे पता है मित्रों तो क्या निश्चित लंबाई नहीं होगी? जरूर होगी। तो इसका मतलब रेखाखंड का मतलब क्या? ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी कोई निश्चित लंबाई हो, जिसकी कोई निश्चित लंबाई हो तथा दोनों सिरे क्या हो? ज्ञात हो, क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। जितने भी सवाल आगे अपन देखेंगे, थ्योरी के बाद अपन उसके सवाल देखेंगे, तो मान लीजिए एक रेखा खंड 5 सेंटीमीटर का, एक रेखा खंड 10 सेंटीमीटर। रेखा कभी भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती है। लंबाई किसकी होती है? रेखा खंड की होती है। आपसे कोई कहे 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, आप नहीं खींच सकते। आपसे कोई कहने वाला क्या कहेगा? 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचो। खंड की लंबाई क्या होती है मित्रों? सदैव निश्चित होती है। क्यों होती है? जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं? टर्मिनेट होते हैं। दोनों सिरों के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है, कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। तो ऐसी ज्यामितीय आकृति को क्या कहेंगे? रेखा खंड कहेंगे। तो बिंदु, रेखा, किरण व रेखा खंड। चलिए आगे चलते हैं। अब रेखा की जो बात अपन ने करी है, रेखाएं कितने प्रकार की हैं, रेखाएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन समांतर रेखाएं। समांतर रेखा, रेखाएं कह दें, रेखा तो नहीं, समांतर रेखाएं। रेखाएं मतलब बहुवचन आ रहा है, कम से कम 2 रेखाएं। तो 2 ऐसी रेखाएं, ध्यान रखें, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या? मान लीजिए 2 रेखाएं इस प्रकार से कोई है, दोनों सिरे अनंत की ओर, बिल्कुल। मान लीजिए एक रेखा आपकी AB है और दूसरी रेखा आपकी CD है। तो 2 रेखाएं ले ली और 2 रेखाएं इस प्रकार से हैं जिनके बीच में प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी क्या है? समान है। 2 ऐसी रेखाएं, या D for डिस्टेंस, यानी 2 ऐसी रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु के बीच दूरी क्या है? समान है। तो रेखाएं क्या कहलाएगी? समांतर कहलाएगी। तो समांतर रेखाएं समझ में आ गई। 2 ऐसी रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु के बीच में दूरी क्या हो मित्रों? समान हो, क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती है। अब आगे बात करें तो समांतर रेखा का एग्जाम्पल, बहुत फेवरेट एग्जाम्पल आप सभी जानते होंगे। देखो एक एग्जाम्पल है इसका, पटरी, रेल की पटरी, रेलवे ट्रैक आप सभी जानते हैं। रेलवे पटरी को आप जब भी देखोगे ना तो ऐसे बनी हुई होती है, दोनों के बीच में दूरी सदैव समान होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि दूरी अलग अलग है। अगर दूरी अलग अलग है तो जो रेल है वो ट्रैक से उतर भी सकती है। तो आप इन दोनों के बीच दूरी सदैव सभी दूरी क्या रहेगी? ये समान रहेगी। तो परफेक्ट एग्जांपल है क्या? रेल की जो पटरी होती है, इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। चलिए और इसको एक बात और समझ लेते हैं। पैरेलल लाइन समझ में आ गया, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। AB
रेखा ए बी समांतर है, समांतर का साइन इस प्रकार से होता है, ठीक है, दो खड़ी लाइन बीच में और सी डी। तो ए बी पैरेलल व्हाट सी डी। समांतर रेखाएं क्या, दो ऐसी रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु के बीच में दूरी क्या होगी मित्रों, समान होगी, क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं कहलाएगी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगली आती है लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाएं जो हैं, समांतर रेखाएं जो हैं उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। और एक बात ध्यान रखना, ये आपस में कभी नहीं मिलती, ये आपस में कभी नहीं मिलेगी। दूरी समान है तो दूरी समान का मतलब कभी मिल नहीं सकती, इनके बीच दूरी हमेशा कांस्टेंट चलेगी अनंत तक। तो इसका मतलब समांतर रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। बात कर रहे थे अपन लंबवत रेखाओं की। अब लंबवत रेखाएं क्या होती है, देखिएगा मित्रों कि ए बी आपकी एक रेखाएं है, ए बी आपकी एक रेखा है और एक अन्य रेखा सी डी इस प्रकार से इसके ऊपर इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेद कर रही है। तो दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, लेकिन क्या अगर इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, अगर इनके बीच का कोण क्या है मित्रों 90 डिग्री है, तो दोनों रेखाएं कैसी कहलाएगी, लंबवत कहलाएगी। तो लंबवत रेखाओं के लिए बात तय है, लंबवत रेखाओं के लिए बात तय है कि दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और लंब का मतलब ध्यान रखना, जब कभी आपके पास लंब नाम का शब्द आ जाए या परपेंडिकुलर नाम का शब्द आ जाए, हमेशा इसका मतलब वहां पर कितने डिग्री का कोण होगा मित्रों, 90 डिग्री का कोण। इसको लिखते हैं कैसे, देख लीजिए, ए बी लंबवत है, दिख रहा है आपको, एक ऐसी रेखा, इन दोनों के बीच कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री। तो ए बी लंबवत किसके, सी डी के। तो समांतर रेखाएं और लंबवत रेखाएं। देखते हैं आगे। अगला है प्रतिच्छेदी रेखाएं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखें, दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, काटे, मिलन हो, क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। तो दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। एक और बात, जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगी उसे अपन कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद का मतलब ही क्या होता है, एक दूसरे को काटना। तो दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उसे क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिस बिंदु पर ये काटती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं, आपको पता ही होगी वैसे तो। एक बात ध्यान रखना, आगे अपन जब तिर्यक रेखा पढ़ेंगे उस पर आधारित सवाल करेंगे, तो एक बात ध्यान रखना क्या, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इनके आमने सामने वाले कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। इनके आमने सामने वाले कोण जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं। आमने सामने मतलब इसके सामने ये कोण बन रहा है तो इसके सामने ये, दोनों आमने सामने कोण हो गए। इसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को जब कभी आपस में काटती है तो बनने वाले आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। और इन आमने सामने कोणों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है वर्टिकल अपोजिट एंगल, अगर इंग्लिश में बात करें तो शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होंगे, बराबर। कब, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। तो प्रतिच्छेद रेखा मतलब क्या, दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो वो कहलाएगी आपकी प्रतिच्छेद रेखाएं। और उस बिंदु पर आमने सामने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है संगामी रेखाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक बार सवाल आ चुका है। संगामी रेखाएं, कोलिनियर लाइंस, कॉन्सेंट्रिक लाइंस। संगामी रेखाएं देखिए, नाम से ही स्पष्ट है,
संगामी मतलब संगम, और संगम कितने का होता है भाई साहब? 3 का। क्योंकि 2 का तो क्या होता है? मिलन। 2 का तो क्या होता है? 2 का तो क्या होता है? मिलन होता है। अगर तीसरा और जुड़ जाए साथ में तो उसे अपन क्या कहते हैं? संगम। बहुत बार सुना होगा 3 नदियों का संगम, 3 नदियां जहां पर मिलती है उसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो संगम का मतलब क्या? 3 तो होना ही चाहिए कि 2 में तो क्या हो जाएगा? मिलन, तो 3 में क्या होगा? संगम। तो अपन क्या कहेंगे? संगामी रेखाएं मतलब क्या? 3 रेखाएं जिस बिंदु पर आपस में मिले, या 3 रेखाएं यदि आपस में मिले तो उन रेखाओं को अपन क्या कहेंगे मित्रों? संगामी रेखाएं कहेंगे। क्या 3 ही मिलेगी? नहीं, कम से कम 3, अधिक से अधिक जितने आप बना सको उतनी, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ बना नहीं पाओगे आप हालांकि, लेकिन ध्यान रखना। तो 3 से 3 कम से कम 3 रेखाएं जिस बिंदु पर मिले, पहली बात तो उस बिंदु को क्या कहेंगे अपन? संगामी बिंदु कहेंगे। उस बिंदु को क्या कहेंगे अपन? संगामी बिंदु कहेंगे, संगामी बिंदु। और उन रेखाओं को क्या कहेंगे मित्रों? संगामी रेखाएं। ठीक है, तो संगम का मतलब क्या? कम से कम 3, अधिक से अधिक, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो संगामी रेखाएं आप सबको समझ में आया होगा, कम से कम 3 रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे, उन रेखाओं को तो कहेंगे अपन संगामी रेखाएं, और जिस बिंदु से गुजरेगी उसे क्या कहेंगे? संगामी बिंदु कहेंगे। तो ये सब चर्चा जो थी वो रेखा के बारे में थी। रेखा में क्या क्या देखा अपन ने? बिंदु देखा, रेखा देखा, किरण देखा, रेखाखंड देखा, समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और क्या है? संगामी रेखाएं। एक बिंदु के बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। एक और था सरेखीय बिंदु। ये भी एक बस पे सवाल आ चुका है, सरेखीय बिंदु। इस पर सवाल अपन देखेंगे अभी कौन कौन सवाल बनते हैं, सारे सवाल भी अपन करेंगे। सरेखीय बिंदु, सरेखीय बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। सरेखीय बिंदु का मतलब क्या है? कि ये कोई एक रेखा है, रेखा पर बिंदु कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। आप किसी भी ज्यामितीय आकृति में, किसी भी समतल में बिंदु तो सदैव कितने होंगे? अनंत होंगे। लेकिन बात किसकी हो रही है? सरेखीय बिंदु की। तो एक बात ध्यान रखना, किसी रेखा पर कम से कम 3 ज्ञात बिंदु हो, किसी रेखा पर कम से कम 3 ज्ञात बिंदु हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं? सरेखीय बिंदु कहते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? सरेखीय बिंदु कहते हैं। 2 नहीं कहलाएंगे, 2 बिंदु से रेखा गुजर सकती है आपकी, लेकिन 3 ज्ञात बिंदु अगर किसी रेखा पे हैं तो बिंदु क्या कहलाएंगे मित्रों? सरेखीय बिंदु कहलाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो सरेखीय बिंदु, यह ध्यान रखना, इस पर सवाल आया हुआ है। सवाल कौन कौन से आए हुए हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से। ये जो पढ़ा अपन ने 4-5 पॉइंट पढ़े हैं, इस पर 1-2 सवाल आए हुए हैं। पहले उन सवालों को देख लेते हैं, उसके बाद इसके आगे की चर्चा करेंगे। देखिए एक सवाल क्या आया था। एक तो पहले बता चुका हूं आपको मैं कि किसी तल में बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। इसी प्रकार का सवाल एक और आया था कि किसी तल में रेखाओं की संख्या कितनी है? किसी तल में रेखाओं की संख्या कितनी है? तो फिर से आप, ये तल बना हुआ है आपके पास, आप ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिकल करके देखें। क्या ये तल बना हुआ है, इस तल में कितनी रेखाएं खींच सकते हैं आप? कितने खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। तो किसी तल में रेखाओं की संख्या कितनी होगी मित्रों? अनंत होगी। इस बात का ध्यान रखें। चलिए, एक सवाल आया था क्या कि निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन है। ठीक है, एक तो क्या ये आया था, पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है, पहला कथन। दूसरा कथन, एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। तीसरा, एक ही, या फिर यूं कह दें, दो बिंदु से एक साथ एक ही रेखा गुजर सकती है।
और लास्ट ऑप्शन सभी सत्य है, सभी सत्य है। अगर ये सवाल आपके सामने आता है तो इसका उत्तर क्या होगा? जहां तक मुझे मेरा सोचना है, अगर इन दोनों पॉइंट के बारे में अगर जानकारी है, और इसके बारे में वैसे जानकारी है बहुत सारे लोगों को, पाई का मान बचपन से अभी तक, जब से पाई आपने पढ़ना शुरू किया तब से अभी तक आपको पता है कि पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं और अब यूज भी करते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बारे में, एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, दो बिंदुओं से एक साथ एक ही रेखा गुजर सकती है, और सभी सत्य है। तो ये तो भी पढ़ा अपन ने, इसकी चर्चा बाद में करेंगे कि एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। तो पहले आप प्रैक्टिकल करके देख लो, एक बिंदु से रेखाएं गुजार के देख लो। ये मान लीजिए एक बिंदु है, ये से रेखा हो गई, बहुत सारी ऐसी रेखाएं हो गई, और ये एक ही बिंदु तो है जिससे बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती है। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे? एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है? हाँ, गुजर सकती है। तो इसका मतलब ये बिंदु तो आपका सही है बिल्कुल, एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। दो बिंदु से एक साथ एक ही रेखा गुजर सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। गुजार दो, दो बिंदु से ना, ये दो बिंदु मान लीजिए, ये दो बिंदु है, एक साथ एक ही रेखा गुजर सकती है। गुजारो, देखें तो ये गुजरी, दो बिंदु है मान लीजिए, ये बिंदु एक ये रहा। अब एक साथ की बात हुई है, क्या इन दोनों से एक साथ और कोई रेखा गुजार सकते हैं क्या? आप गुजार के देखें तो इधर से तो नहीं गुजरेगी, क्योंकि ये तो रेखा होती नहीं, रेखा हमेशा सीधी होती। ध्यान रखना, यूं नहीं हो कि सर ये लो, ये नहीं गुजरेगी, ध्यान रखना है ना, ऐसे नहीं गुजर सकती। रेखा हमेशा कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। तो मान लीजिए रेखा है और ये दो बिंदु इस पर है, तो क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल सही है, क्या कि दो बिंदु से एक साथ कितनी रेखा गुजर सकती है? एक ही रेखा गुजर सकती है। ये बिंदु भी बिल्कुल सही है। अब बचता है पाई का मान 22/7 होता है और सभी सत्य है। दो बिंदु का मैंने आपको क्लियर कर लिए हैं, दो पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिए। तो इसका मतलब एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर गई बिल्कुल, दो बिंदु से एक साथ एक रेखा गुजर, बिल्कुल सही है। अब पॉइंट बचता है पहला और अंतिम। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, मुझे पता है 90%, 95%, 99% आप मान लें, सभी सत्य पे जाएंगे। पूछा क्या है? असत्य कथन है। तो मित्रों ध्यान रखना, इसमें असत्य कथन जो है वो ये है कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता। आपने पढ़ा होगा। अब होता नहीं तो पाई का मान होता क्या है फिर? और 22/7 आप लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं? तो इन सब के कारण क्यों ऐसा होता है वो अपन जब बेसिक सामान्य गणित पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप याद रखिएगा, दो पॉइंट समझाने थे जो आए हुए थे, बताया मैंने आपको। ये इसका आंसर क्या है? पाई का मान 22/7 होता है। ये असत्य है, पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता है। एग्जैक्टली, है ना, संपूर्ण रूप से पाई का मान कभी 22/7 नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्या होता है, वो अपन सामान्य गणित से पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे अपन, तब बात करेंगे। अभी आप ध्यान रखिएगा, इसमें असत्य कथन कौन सा है आपका? पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखें, एक सवाल और आया था। यह सवाल भी आपके एग्जाम का है, आप सीटेट के एग्जाम का है, आप खोल के देखिएगा। क्या था? देखिएगा, सरेखीय बिंदु बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकते हैं? कितने वृत्त गुजर सकते हैं? सरेखीय बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकते हैं? अब देखो, इस ऑप्शन ले लेते हैं, 1, 2, 0 या फिर अनंत। यह सवाल भी आपके 2015 सीटेट का सवाल है, या रीट का, मतलब अध्यापक परीक्षा, शिक्षक परीक्षा में आया था इसका। सरेखीय बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकते हैं? सरेखीय बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकते हैं? सरेखीय बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकते हैं? अब सरेखीय बिंदु से गुजारने हैं कौन वृत्त, किससे? सरेखीय बिंदु से। तो सबसे पहले क्या पता होना जरूरी है आपको? सरेखीय बिंदु पता होना जरूरी है। अगर सरेखीय बिंदु पता नहीं है तो क्या वृत्त गुजार पाएंगे? और नहीं तो इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि सरेखीय बिंदु क्या है। सरेखीय बिंदु क्या? कम से कम 3 बिंदु एक ही रेखा में हो।
कम से कम 3 बिंदु एक ही रेखा में हो तो बिंदु क्या कहलाएंगे? वो सरेखीय। और सरेखीय बिंदु से वृत्त गुजरना है, मतलब उन तीनों बिंदुओं से वृत्त गुजरना चाहिए, तभी क्या कहेंगे कि हाँ सरेखीय बिंदु से वृत्त गुजर गया। अब वृत्त को गुजारे अपन किससे? सरेखीय बिंदु से। अगर वृत्त को अपन गुजारे सरेखीय बिंदु से, वृत्त को अपन गुजारे सरेखीय बिंदु से, ये मान लीजिए वृत्त है आपका, सरेखीय बिंदु से गुजारना चाहें तो देखना ये वृत्त की परिधि है और वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु है? अनंत बिंदु है। मान लीजिए ये बिंदु से आप वृत्त गुजारते हैं, ठीक है, ये वृत्त गुजर रहा है यहां से। अब सरेखीय बिंदु लेना है, इसका मतलब क्या कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होने चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, वृत्त की एक प्रॉपर्टी है क्या कि वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होंगे, लेकिन हर एक बिंदु पर आप एक ही रेखा खींच सकते हैं। वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं और हर एक बिंदु पर कितनी रेखा खींच सकते हैं? एक ही रेखा खींच सकते हैं। जैसे ही आप अगले बिंदु को मिलाने जाएंगे तो वृत्त जो है वो कर्व वक्र की फॉर्म में वो मुड़ जाएगा उस बिंदु से। मतलब अगर मैं अगला बिंदु लूंगा तो इस प्रकार से होगा, मतलब बिंदु क्या होगा, उस बिंदु से वो वृत्त नहीं गुजरेगा। तो 3 बिंदु से एक साथ एक ही रेखा में स्थित 3 बिंदु से वृत्त नहीं गुजर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं और हर एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसे स्पर्श रेखा कहते हैं अपन। तो क्या सरेखीय बिंदु से वृत्त गुजरेगा? सरेखीय मतलब 3 बिंदु, मान लीजिए ये 3 बिंदु है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर, ये तीनों एक ही रेखा में हो सकते हैं? कभी क्या नहीं हो सकते, क्योंकि वृत्त के अंदर हमेशा वक्र के रूप में है, तो कभी एक सीधी रेखा में तीनों बिंदु आ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या, सरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी? 0। क्यों होगी? बता चुका हूं मैं, क्योंकि 3 बिंदु मान लीजिए आप यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, क्या तीनों बिंदु एक रेखा में कभी हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते हैं। अगर 3 बिंदु एक रेखा में नहीं हो सकते तो सरेखीय नहीं हो सकते फिर, और सरेखीय नहीं हो सकते हैं मतलब वहां से वृत्त नहीं गुजर सकता है। तो सरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्त की संख्या कितनी हो गई? 0। ये सवाल भी आपके पूछा हुआ सवाल है। देखते हैं आगे और क्या सवाल है। एक सवाल जो था वो कोण पर आधारित था, कोण पर आधारित था। रेखा पढ़ ही रहे अपन, कोण। एक सवाल और था कि अनंत रेखाओं पर कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं? अनंत रेखाओं पर कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं? यह सवाल भी पूछा हुआ सवाल है कि अनंत रेखाओं पर कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। ऑप्शन फिर से आपका वही है, 1, 2, 3 या अनंत। अनंत आपको लगभग हर ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर अनंत होता है, बहुत सारों का 0 होता है, बहुत सारों का 1 होता है, बहुत सारा 2 होता है, 3 होता है, या फिर एक ऑप्शन और ले लीजिए साथ में इसके, 0 भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर अनंत रेखाओं पर कितने उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो सब में हो, कॉमन, सब में हो, सब पे होना चाहिए वो बिंदु। तो अनंत रेखाओं पर कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं? मतलब क्या कि वो बिंदु सभी रेखाओं पर उपस्थित होना चाहिए। आप अनंत रेखाएं कह दे, 2 रेखाएं कह दे, 3 कह दे, 4 कह दे, एक पे तो अनंत बिंदु होंगे बहुत बार। उभयनिष्ठ का मतलब क्या? कम से कम 2 में कॉमन तो होना ही चाहिए, कम से कम 2 में कॉमन तो होना ही चाहिए। तो मैं 2 ने लिख के कितना लिख दिया यहाँ पर? अनंत रेखाएं। 2, 3, 4, 5, 7, 15, 20, 50, 100, 500, 1000 अनंत रेखाओं। तो अनंत रेखाओं पर कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं? अगेन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसका आंसर आप कब दे पाएंगे? समझिएगा, अनंत रेखाएं बना दो, अनंत रेखाएं बना दो, बना दी। अब इन सभी पर मुझे क्या करना है? एक ही बिंदु लेना है उभयनिष्ठ, जो सब में आए। तो इसका मतलब सब में आना है। अगर इसका मतलब अगर देखिएगा, अगर सब मतलब ये रेखा है, ये रेखा है, ऐसे रेखा है, ये रेखा है, वो रेखा है, यूं रेखा है, यूं रेखा है, यूं रेखा है, यूं रेखा है, ऐसे तो क्या होगा? बहुत सारी रेखाएं खींच दूं, लेकिन इनमें उभयनिष्ठ बिंदु किसी पे आ रहा है क्या? क्योंकि ऐसा बिंदु जो इस पे भी हो और उस पे भी हो, नहीं आ रहा है। इसका मतलब अनंत रेखाओं पर कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं? अब उभयनिष्ठ बिंदु ये अपन को अधिकतम बताना है, न्यूनतम तो आंसर 0 हो रहा नहीं, तो इसमें ही अब कितने हो सकते हैं, होंगे कहे नहीं इसने, हो सकते हैं, अधिकतम की बात करनी है। तो एक बात देखो, एक तो रेखा ऐसी होगी, क्या रेखा इस प्रकार से भी हो सकती है क्या? देखते हैं आगे कैसे।
मान लीजिए आपकी एक रेखा ऐसे आ गई, दूसरी रेखा ऐसे आ गई, तीसरी रेखा भी ऐसे आ गई, तीसरी रेखा इसकी, एक रेखा ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे मान लीजिए, एक ऐसे मान लीजिए, ऐसे बहुत सारी रेखाएं। तो मैं अगर ये बिंदु ले लूँ ये, तो क्या ये बिंदु इस वाली रेखा पर है? क्या ये बिंदु इस वाली रेखा पर भी है? क्या ये बिंदु इस वाली रेखा पर भी है? क्या ये बिंदु इस वाली रेखा पर भी है? तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि हाँ, संभावनाएं हैं किसकी, कि हाँ अनंत रेखाओं पर एक उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। लेकिन कितने हो सकते हैं मित्रों? फिर से आप देखें यहाँ पर, इसके अलावा और कोई बिंदु नहीं है, इसके अलावा और कोई बिंदु नहीं है जो सब पे आ जाए। तो सब पे कितने बिंदु आ रहे हैं? एक बिंदु आ रहा है, मतलब यहाँ पर उभयनिष्ठ मतलब सब पर कितने बिंदु है मित्रों? एक। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? एक। यानी अनंत रेखाओं पर कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं? एक उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता। एक से अधिक बनाने की कोशिश करेंगे आप, अगर इस पे बनाएंगे तो उस पे नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो संगामी रेखाएं जो पढ़ी अपन ने, ठीक है, संगामी रेखाएं जो पढ़ी है, तो संगामी रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं? एक बिंदु, और उसी बिंदु को अपन क्या कहते हैं? संगामी बिंदु कहते हैं। उसी से यह सवाल रिलेट करके आप कर सकते हैं। और आप डायरेक्टली याद नहीं रखना है कुछ भी, फिर कह रहा हूं मैं, याद आपको कुछ भी नहीं रखना है, आपको हर एक चीज कॉन्सेप्चुअली समझनी है। तो ये 2-3 सवाल मैंने आपको बताए जो आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है, ठीक है। अब इसके आगे की बात अपन करेंगे। तो ये रेखाओं की थ्योरी है, इसमें तिर्यक रेखा अपने को और पढ़नी है आगे, तिर्यक रेखा और पढ़ेंगे आगे। उससे पहले अपन कोण पे शुरुआत करते हैं, उससे पहले अपन कोण की शुरुआत करते हैं। रेखाओं का जो बेसिक था, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं, संगामी रेखाएं, संगामी बिंदु, सरेखीय बिंदु, ठीक है, ये अपन सबने पढ़ लिया। और उस पर 2-3-4 सवाल जो आपके आए होते पिछले, वो भी अपन ने देखे। अब बात करते हैं, देखिएगा मित्रों, कोण। क्यों रेखा व कोण साथ साथ ही चलेंगे? कोण की बात करें तो कोण क्या है? बेसिकली कोण का मतलब क्या है वो समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे अपन एंगल कहते हैं, देखिए मित्रों, ये अपना एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, और इस बिंदु से आप कितनी किरण निकाल सकते हैं या कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं? अनंत। लेकिन ये बिंदु मैंने निश्चित लिया हुआ है, क्योंकि रेखा जो लंबाई निश्चित नहीं होती, रेखा के सिरे निश्चित नहीं होते, लेकिन इस बिंदु, एक बिंदु ले लिया मतलब इसका सिरा निश्चित कर दिया, और दूसरा सिरा मान लीजिए मैंने इसके अनंत की ओर भेज दिया, ऐसे। तो ये क्या बन गई? एक किरण बन गई। एक किरण तो ये, और इसके साथ में किरण और निकाल दी मैंने, मान लीजिए इस प्रकार से। तो 2 किरण निकल गई। कहां से? एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से। एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से कितनी किरण निकल गई? 2 किरण निकल गई। उस बिंदु को मान दे देते हैं अपन O, इधर वाले को दे देते हैं OA, दे देते हैं OB, ठीक है, समझ में आ रही बात? एक ही कॉमन बिंदु से 2 किरण निकाली मैंने, क्या? OA, और क्या निकाली? OB, OA और OB। अब देखिए क्या कि देखो, ये किरण है OA, ये किरण है OB, तो इन दोनों के मध्य में कोई माप तो है ना, ये वाला, इन दोनों के मध्य कोई माप तो है ना, कुछ ना कुछ माप तो हो गई होगा ना, है ना। तो क्या है कि एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली 2 किरण, एक ही बिंदु, ये बिंदु, एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली 2 किरण के मध्य वामावर्त दिशा के माप को, वामावर्त दिशा के माप को मित्रों क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। एक ही बिंदु से, ध्यान सुनिएगा, एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली 2 किरणों के मध्य वामावर्त दिशा के माप को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त दिशा के माप को क्या कहते हैं मित्रों? कोण कहते हैं, ठीक है। और देखते हैं आगे, ये कोण जो बना है वो 2 किरण के मध्य का माप है, और दोनों किरण कहां से निकली है? एक उभयनिष्ठ बिंदु से। एक उभयनिष्ठ बिंदु से दोनों को किरण निकली है, उस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। शीर्ष वो बिंदु होता है जहां पर कोण बनता है। शीर्ष वो बिंदु होता है जहां पर क्या बनता है? कोण बनता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखिएगा कि मेरे पास तो एक किरण कौन सी है? AO, एक किरण कौन सी है? OB,
एक किरण कौन सी है, AO, एक कौन सी है, OB। O इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉमन से तो क्या बनता है, कौन बनता है, कॉमन से ही तो किरणें निकलती है। तो जो कॉमन है मतलब मैं A तो ठीक है, दोनों में कॉमन को एक बार लिख दूं, और क्या B, यानी AOB। तो यहाँ पर AOB क्या हो गया आपका, एक कोण हो गया। AOB क्या हो गया आपका, कोण हो गया। और मैं अगर उसका मैं आपसे सिंपल पूछूं, आप छोड़ो, मैं अगर आप सिंपल पूछूं आपसे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लेट अस टेक इट इज A, B और C, और यहाँ कह दूँ मैं कि ऐसे एंगल ABC 60 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूँ एंगल 60 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इस B को 60 लिख देंगे भाई। मैं विद्यार्थियों से पूछता हूँ 60 क्यों लिखा, तो क्या कहते हैं वो, अरे सर ये बीच में है। तो भी समझ में आया बीच में क्यों है, क्योंकि बीच का मतलब है कोण कहां बनता है, शीर्ष पर, और शीर्ष का मतलब भी क्या होता है, कॉमन बिंदु, किसमें, जहां से दो किरण निकल रही है। इसका मतलब यहां पर बात किसकी कर रहा है, AB और BC के मध्य, AB और BC, यानी AB और BC, मतलब यहां पर जो कोण बन रहा है, मतलब बीच में जो होता है वहां पर कोण बनता है इस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि दो किरणों के मध्य में आपको अपन क्या कहते हैं, कोण। तो इसको अपन क्या कहेंगे, शीर्ष को क्या कहेंगे, कोण AOB। इसलिए बीच में जो होता है ना, इसको अपन जो इसको शीर्ष कहते हैं बेसिकली, उसी को अपन मैं लिख दूं अगर आपके पास एंगल ACB, तो आप C कौन सा लेंगे, ये वाला, बीच में कौन है, C, क्योंकि C क्या है आपका, उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ पर क्या बनता है, कोण बनता है, उसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु को अपन शीर्ष कहते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आई है, ठीक है, चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। कोण को देखें, देखिएगा, कोण समझ में आ गया आपको। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से एक, कोणों के प्रकार, देखिए सबसे पहला, अब देखो ये किरण है अपनी, ये O है, ये A है, ये B है, इसके मध्य क्या है, कोण है। इस कोण के माप के आधार पर, कोण के कुछ प्रकार हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हैं, बहुत बार नाम सुना ही होगा आपने, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो आप सभी जानते हैं अगर कोण का मान 90 डिग्री से कम है, कोण का मान 90 डिग्री से कम है, तो उसे आप क्या कहेंगे, न्यून कोण। दूसरा, समकोण, यदि कोण का मान 90 डिग्री है तो उसे आप कहेंगे समकोण, बिल्कुल पता है आपको। तीसरा आपका है अधिक कोण, यानी कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण। मतलब क्या, ये आपका न्यून कोण बना रहा है। समकोण की अगर बात करें तो ये आपका इस प्रकार से समकोण बन जाएगा, इसमें कोण 90 डिग्री, और अधिक कोण की बात करें तो ये आपका कोण जो है वो 90 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 120, 130, वॉटएवर जो भी है। इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 90, तो इसे क्या कहेंगे अपन, अधिक कोण कहेंगे। ये तीनों आप सबको पता है, और एग्जाम में सवाल यहाँ से बहुत कम आते हैं। अगला एंगल जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लाइन और एंगल का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें वो कॉन्सेप्ट काम नहीं आता हो। क्या, सरल रेखा कोण, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, सरल रेखा कोण। सरल रेखा, नाम क्या आ गया, सरल रेखा। रेखा फिर से पता है आपने को, तो दोनों सिरे क्या होंगे, अनंत की ओर। सरल रेखा, रेखा मान मतलब क्या हो गया, दोनों सिरे क्या होंगे, अनंत। अब देखिएगा रेखा बनानी पड़ेगी आपको, और अपन ने क्या पढ़ा कि कोण तो हमेशा किसके बीच में बनता है, दो किरणों के मध्य। तो कोई बात नहीं, ये आपका एक बिंदु है, एक किरण मान लीजिए इधर चली गई। अब रेखा बनानी है तो डेफिनेटली दूसरी किरण होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। मतलब एक रेखा, पहले देखो एक रेखा ऊपर उठी, न्यून कोण बना, यहां पर रही 90 डिग्री कोण बना,
थोड़ी इधर आई, अधिक कोण बना। अब बिल्कुल इसके ठीक सामने आ गई, अगर इसके ठीक सामने आ गई, अगर ठीक सामने आ गई तो अपन कह सकते हैं कि एक बिंदु या एक सिरा इसका इधर चला गया, एक सिरा इधर चला गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रेखा बन गई। और रेखा का मतलब क्या होता है, हमेशा दोनों सिरे जिसके अनंत की ओर हो, तो ये जो कोण बनता है इसको सरल रेखा कोण कहते हैं। और रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने का, क्या कि सरल रेखा हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 180 डिग्री का। बहुत सवाल इससे सोल्व होंगे, रेखा व कोण के लगभग हर सवाल में आपका ये काम आएगा। सरल रेखा कोण, या फिर यूं कह दें कि कोई भी रेखा है, कोई भी रेखा है, इसके प्रत्येक बिंदु पर कोई भी रेखा है, मान लीजिए बिंदु है, तो यहाँ पर कोण कितना है 180, यहाँ पर कितना है 180, यहाँ पर कितना है 180, यहाँ पर कितना है 180। ध्यान रखिएगा, तो सरल रेखा कोण या किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण हमेशा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसके बाद देखें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं ताकि कोण का ये अपना टाइप खत्म हो जाए। एक और आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सरल रेखा कोण को एक बात ध्यान रखना, इसका एक नाम और है, सरल रेखा कोण को अपन ऋजु कोण भी कहते हैं ना, ध्यान रखना। क्या कहते हैं, ऋजु कोण। ये भी कभी कभी ऋजु नाम आ जाता है इसका, ऋजु कोण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋजु कोण भी इसको अपन कहते हैं। अगला देखें, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, ये क्या होता है देखिएगा। एक बात समझो, देखो अपन कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। कहां पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। अब ये मतलब पहले यहां था, फिर यहां न ये आया, फिर यहां आया, और अब ये कहां आ चुका है, फाइनली इसके जस्ट अपोजिट में आ गए, तो रेखा बन गई थी अपने पास, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि ये था और अब ऐसे चल रहा है इधर, ठीक है। ये जो कोण है, ये वाला कोण क्या कहलाएगा, ये प्रतिवर्ती कोण। क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण। क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। तो देखो एक बात समझना, अपन सबसे पहले कहां गए थे, 0 to 90 के बीच में न्यून कोण, 90 से 90 हो गया तो समकोण, 90 से अधिक पे गए थे तो क्या हो गया था, अधिक कोण, 180 पे गए तो क्या हो गया, सरल रेखा कोण। तो इसका मतलब अब जो मान आएगा डेफिनेटली वो क्या आएगा, 180 से ज्यादा आएगा। तो प्रतिवर्ती कोण का मान सदैव क्या होगा मित्रों, 180 से ज्यादा होगा। प्रतिवर्ती कोण का मान ध्यान रखना, प्रतिवर्ती कोण जो होगा, प्रतिवर्ती कोण सदैव ध्यान रखना, प्रतिवर्ती कोण जो होगा, प्रतिवर्ती कोण जो है, प्रतिवर्ती कोण जो है सदैव 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। तो हमेशा 180 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा, और 360 डिग्री से क्या होगा मित्रों, कम होगा। 360 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। अब निकालते कैसे प्रतिवर्ती कोण, देखो एक सिंपल सी बात, अपन ये जानते हैं अगर पूरा अपन रोटेशन करके आएंगे ना तो कोण कितना कंप्लीट होगा, 360 डिग्री। एक साइकिल पूरी कंप्लीट करेंगे कितने डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, 360 डिग्री। अगर अपने को प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो मान लीजिए सवाल कैसे आता है, ऐसे आता है, 30 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण, 30 डिग्री का प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मतलब क्या, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब क्या, छाया। तो 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री, अब बेसिकली होता क्या है, ये ऐसा होता है, ये यूं पूछते हैं, 30 डिग्री इधर बनेगा। तो प्रतिवर्ती डिग्री कोण का मान हमेशा कितना होगा, 180 से ज्यादा और 360 से कम। तो 30 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा।
ये जो प्रतिवर्ती कोण कौन सा होगा इसका, ये वाला होगा। ये कितना है इसका 30 डिग्री। आपसे क्या कह रहा है, प्रतिवर्ती कोण 30 डिग्री का, प्रतिवर्ती कोण 30 डिग्री का, प्रतिवर्ती कोण। और मैंने क्या बताया, पूरी साइकिल कितनी होगी हमेशा 360 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण निकालना है। अब 360 पूरा है, उसमें 30 तो दे रखा है, तो इसकी छाया इधर बन रही है, तो काम क्या करना है, 360 में से आपको दिया गया कोण माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रतिवर्ती कोण मिल जाएगा। तो जब कभी भी आपको प्रतिवर्ती कोण निकालना हो, छाया कोण निकालना हो, तो सीधा सा क्या करना है, 360 में से दिया गया कोण माइनस कर देना। 360 में से दिया गया कोण माइनस कर देना, तो उसका प्रतिवर्ती कोण आपके पास आ जाएगा। तो प्रतिवर्ती कोण हमेशा 180 से ज्यादा और 360 से क्या होगा मित्रों, कम होगा। और हम निकालेंगे कैसे, आपसे कहते 50 डिग्री का प्रतिवर्ती, तो क्या करना है, 360 में से आपको क्या करना है, 50 डिग्री माइनस कर देना है 310 डिग्री। प्रतिवर्ती हमेशा ध्यान रखना है 180 से ज्यादा आएगा और 360 से क्या आएगा, कम आएगा। तो देखो यहाँ पर 330 आ रहा है, डेफिनेटली ज्यादा ही। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, एक लास्ट और है, बिंदु कोण। बिंदु कोण, पॉइंट एंगल, बिंदु कोण, बिंदु के सापेक्ष बनने वाला कोण। अब बिंदु के सापेक्ष, तो बिंदु तो पता है इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नीचे कुछ होने वाला है ही नहीं। तो बिंदु कोण क्या, शुरुआत कहां से होगी, यहां से, यहां से, यहां से, यानी एक बिंदु के सापेक्ष बनने वाला कोण। एक बिंदु के सापेक्ष बनने वाला कोण, मान लीजिए ये आपकी ये है, ये शीर्ष है, इस शीर्ष के सापेक्ष बनने वाला कोण, शुरुआत यहां से होगी, यहां से हो गया, यहां से हो गया, अब इस यहां तक आ जाएंगे, तो शीर्ष या फिर बिंदु के सापेक्ष बनने वाला कोण क्या कहलाता है, बिंदु कोण। और ये आप एक साइकिल जब कंप्लीट करते हैं तो कितने डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं आप, 360 डिग्री। इस बात को याद रखिएगा, बिंदु कोण का मान सदैव कितना होगा, 360 डिग्री। तो कोण क्या होता है, एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों के मध्य का माप वामावर्त दिशा में क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। माप के आधार पर कोण के प्रकार कौन से हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल रेखा कोण, प्रतिवर्ती कोण और कौन सा है, बिंदु कोण। ये अपन ने पढ़े हैं माप के आधार पर। इसके कॉम्बिनेशन के आधार पर पूरक कोण, संपूरक कोण, वो सब और बहुत सारी चीजें हैं, वो अपन आगे की वीडियो में करेंगे। आज अपन यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आप सबको समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको अच्छे से मिल पाएं। और यकीन मानिए बहुत अच्छी वीडियो मैथ्स की मैं लेके आने वाला हूं, सुपर एक्सीलेंट तरीके से, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है मेरे साथ मैथ्स पढ़ने में। और यकीन मानिएगा 20 नंबर दावा है, गारंटी है, जो मानना है मान लें। इससे बाहर मैं जो पढ़ूंगा उसके बाद कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बहुत अच्छी वीडियो आपके पास मिलेगी। थैंक यू।